तो टैबलू में कल हमने बताया था डेटा कनेक्टिविटी और उसके बारे में रूल्स। हमने आपको एमएस एक्सेल से डेटा को कनेक्ट करना सिखाया था। आज हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस कनेक्शंस में, जैसे कि हम बाकियों से कैसे कनेक्ट करें, टेक्स्ट से या फिर एक्सेस से या पीडीएफ से या किसी सर्वर से डेटा कैसे कनेक्ट करें। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, डेटा आप डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन से आप कनेक्ट करते हैं, राइट। कनेक्ट होने के बाद जो डेटा एक बार टैबलू के अंदर आ गया, तो बाकी सारी प्रोसीजर हर चीजों के लिए सेम। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमने एसक्यूएल से डेटा कनेक्ट किया है, उसका तरीका कुछ अलग, उसका रिपोर्ट बनाने का तरीका कुछ और होगा। अगर हमने एक्सेस से लिया है तो कुछ और होगा, नहीं, ऐसी चीज नहीं है। डेटा अगर एक बार टैबलू के अंदर आ गया, उसके बाद वो कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, मैटर नहीं करता है। उसके आगे का प्रोसीजर हर चीज के लिए सेम है। ठीक है। हम्म, अब जैसे कि हम टेक्स्ट फाइल लेते हैं, तो टेक्स्ट फाइल पे हम क्लिक किए और यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया। अब देखिए, टेक्स्ट में दो चीजें होती है। एक होता है सीएसवी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड फाइल। ठीक है। जनरली हम लोग एक्सेल की तरह इस तरह से दिखेगा, आइकन दिख रहा होगा। तो वो भी टेक्स्ट में ही आता है। अगर मान लीजिए सीएसवी को आपको इंपोर्ट करना हो, तो यहाँ पे सीएसवी मत ढूंढिएगा, आप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। तो टेक्स्ट में क्या हुआ, एक कॉमा सेपरेटेड फाइल है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो अलग अलग कॉलम डिजाइन होगा, वो कैसे 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 चूज होगा, वो कॉमा के अकॉर्डिंग चूज। ठीक है। अब ओपन कीजिए। ठीक, आ गया। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ आपने जैसे ही एक फाइल कनेक्ट किया, एक फाइल कनेक्ट करने के बाद इस ड्राइव में जितने भी टेक्स्ट के फाइल है, दिख रहा है आपको सर, वो लिस्ट ऑटोमेटिक आ गया। मतलब सीएसवी की फाइल और टेक्स्ट फाइल दोनों का यहाँ ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है। तो अगर बार बार आपको कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप डीटीए ले रखे हैं, मुझे डीटीए नहीं चाहिए तो मैंने हटा दिया। मैं डी1 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे पुश कर दिया। और सॉरी, डी एन इम्पिटी है इसलिए नहीं होगा। डी टी आ गया। ठीक है। और ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, इसने रीड कर लिया कि ये डेटा क्या है। ठीक है। क्लियर है। तो सीएसवी से या नोट पैड से, दोनों से डेटा लेके आ सकते हैं। अब यह भी ध्यान रखिएगा कि जब भी हम डेटा इंपोर्ट करते हैं, तो डेटा हमारा दो तरीके का हो सकता है। एक होगा कॉमा सेपरेटेड, तो दूसरा होगा टैब सेपरेटेड। भी आप समझते हैं कि कॉमा सेपरेटेड, टैब सेपरेटेड क्या होता है। चलिए। अब जैसे कि ये डेटा आपको दिख रहा है, इसमें क्या है कि एक नाम से दूसरे नाम के बीच में क्या सेपरेटर है। और कॉलम कैसे डिसाइन होगा कि भाई आईडी कौन सा कॉलम है, नेम कौन सा कॉलम है, सिटी कॉलम बनेगा या डेटा है, वो कॉमा से डिसाइड होता है। इसको बोलते हैं कॉमा से। ये नोट पैड में भी हो सकता है और आपका सीएसवी में भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। दूसरा आता है टैब सेपरेट। जैसे ये आपको देखिए टैब, जैसे आईडी और क्वांटिटी के बीच में क्या चीज का डिफरेंस है, टैब का डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं? नहीं, स्पेस बार अलग हुआ। स्पेस बार को रीड टेक्स्ट रीड करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम लिखा, राइट। अब स्पेस देके अगर सिटी लिखूंगा, तो रिकॉग्नाइज, इसको एक ही रिकॉग्नाइज करेगा। क्या रिकॉग्नाइज करेगा, एक ही रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन अगर मैंने नेम लिखा यहाँ, नेम, ठीक है, और मैंने टैब प्रेस किया और यहाँ पे सिटी लिखा, तो नेम अलग में जाएगा और सिटी अलग कॉलम में जाएगा। ठीक है। नेम है हमारा पूजा हो गया, सिटी हमारा पुणे हो गया। इस तरह से रहता है। तो इसको बोलते हैं टैब सेपरेटेड। क्या बोलते हैं, टैब सेपरेटेड। और अगर टैब स्पेस की वजह से है कि टैब की वजह से नहीं, कि स्पेस देके स्पेस बार से करें तो अगर आप, मैंने क्या अभी आपको मैं समझा रहा, अगर स्पेस बार देते हैं तो करेक्टर रीड किया जाता है। क्योंकि सुजीत और कुमार यहाँ आप पूजा, मान लीजिए हमने पूजा सिंह लिखा, राइट। तो अब कंफ्यूज हो जाएगा ना कि पूजा और सिंह अलग अलग फील्ड में है या एक फील्ड में है। बात समझेगी नहीं। इसलिए स्पेस को रीड नहीं करेगा। स्पेस को एज ए टेक्स्ट सेल वैल्यू रीड करेगा, ना कि
रीड करेगा आपका। ठीक है। समझे? हाँ जी। क्लियर है? हाँ जी। आगे बढ़े। हाँ जी। तो दोनों केस में आया, अगर सही डेटा नहीं होगा तो जैसे मैं आपने देखा था कि मैंने इसको D1 को किया था, तो D1 सही फॉर्मेट में नहीं था, तो इसने एरर दिखा दिया ना। हम्म। तो इस तरह से एरर दिखा। ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पे अगर हम करेंट डेटा पे जाते हैं तो यहाँ पे एक आता है जेसन फाइल। जेसन फाइल जावास्क्रिप्ट की फाइल। ठीक है। वो अगर आप जैसे देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे दिख रहा है डेटा दिख रहा है ना, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ नोटपैड में, ओपन विथ नोटपैड जस्ट वन, ये देख, कुछ इस तरह से डेटा होता है कोड के फॉर्मेट में। ठीक है। बेसिकली जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है या जो वेब पेजेस वगैरह है उनकी डेटा अगर आप डाउनलोड करेंगे तो कई बार आपका जेसन में होता है। ठीक है। अब जेसन में मुझे क्या क्या चाहिए, डेटा जेसन चाहिए, हम इसकी वेरिएबल्स भी चाहिए, इसमें कोड एग्जामिनेशन भी और टेक्स्ट वैल्यू भी टेक्स्ट चाहिए और यहाँ भी चाहिए, ये सब ने क्लिक करके ओके कर। ये देखिए पूरा डेटा आ गया। तो जेसन के अंदर डेटा किस फॉर्मेट में था? डेटा था एक टेक्स्ट फॉर्मेट में, इसमें कोड फॉर्मेट में, और इसने इसमें क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया टेबल फॉर्म। ठीक है। कैसे एक बार दोबारा दिखाओगे? समझ नहीं आया। देखिए जो जेसन तो फाइल ये यहाँ पे जेसन क्या डेटा, मतलब, फाइल का सर नाम जेसन है कि कुछ और? फॉर्मेट, जेसन फाइल जैसे नोटपैड फाइल हुआ, जैसे एक्सेल फाइल हुआ, जैसे आपका हाँ, क्या बोलते हैं पीडीएफ फाइल हुआ, ऐसे ही आप यहाँ पे जेसन फाइल। ठीक है ना, क्या होता है जेसन फाइल। तो समझ नहीं आया मतलब क्या मतलब कि जेसन नहीं, किस वे में? जेसन फाइल जो है फाइल टाइप है। ठीक है ना। ये किस लिए यूज होती है? ये बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो वेब बेस्ड बनते हैं ना, तो हम्म। उनकी डेटा हमेशा जेसन फाइल में, इसको बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्या बोलते हैं? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये जो है ना, ये होता है लाइट वेट होता है, इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो बहुत लाइट वेट होता है, मतलब कि जो नॉर्मल एक्सेल पर डेटा 500 MB की होगी तो यहाँ 50 MB की होगी। ठीक है। समझ गए? तो बहुत सारे हम्म। ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो डेटा की जो स्टोर है ना, वो लाइट वेट होने के कारण उसको जेसन में रखते हैं। क्योंकि अगर आप यूज करते हैं नोटपैड तो उसकी भी एक लिमिटेशन है, अगर आप यूज करते हैं एक्सेल तो उसमें भी लिमिट है कि इतना डेटा डाल सकते हैं ना। कई बार डेटा हमारा अरबों फरबों में होता है, ऐसे डेटा को किसी फाइल टाइप के थ्रू शेयर करना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम लोग एक्सएमएल और जैसे जेसन जैसे फाइलों में हम साथ के साथ भेजते हैं। समझे? ठीक है। तो अगर किसी ने आपको डेटा जेसन में भेज, जैसे बहुत लार्ज डेटा है, वो एक्सेल में नहीं भेज सकता, तो क्या करेगा, वो आपको इस तरह के लाइट वेट फाइल टाइप में भेज देगा। तो आपको करने जैसे यहाँ पे कीजिएगा ना, करते ही यहाँ पे पॉपअप आएगा, वो क्या चाहिए, तो यहाँ आप वेरिएबल्स में मुझे कोड चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, टाइम चाहिए, जो भी चेक बॉक्स जितने भी होंगे ना, वो आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है ना, एन ओके कर दो, हम्म। आपका डेटा आ जाए। ठीक है। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। हाँ। उसी तरह से यहाँ पे आपका ये होता है, इसको हम रिमूव कर, ऐसा रिमूव नहीं होगा ये कनेक्शन से। फाइंड डेटा। अब इसी में अगर मोड पे जाए तो जैसे जेसन फाइल होती है ना, ऐसे हमारा एक्सएमएल हम्म। फाइल भी होता है। ठीक है ना, एक्सएमएल फाइल, हम्म। तो वो भी कोड की तरह होती है। पहले जेसन नहीं था,
तो पहले हम लोग एक्सएमएल में इस तरह की लाइट वेट डेटा को एक्सएमएल में भेजते थे, ठीक है ना। एक मिनट, लग रहा है एक्सएमएल रीड नहीं करता है। नहीं, पावर बीआई में आप इसमें टैबलू में एक्सएमएल रीड नहीं करता है, इसमें देखिए नहीं आ रहा। एक्सएमएल रीड नहीं करता, इसमें एक्सएमएल का पाथ नहीं है, पता तो यही पर आता है एक्सेल में। तो पावर बीआई करता है, इसमें एक्सएमएल नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं एमएस एक्सेस। अब कई बार हम डेटा हमारा एमएस एक्सेस में होता है ना। तो यहाँ से हम्म, आप एमएस एक्सेस, अब एमएस एक्सेस तो जानते हैं ना, कुछ बताना पड़ेगा। ये कहाँ पे है? हाँ, तो एमएस एक्सेस में अगर कोई डेटा आपके पास है, उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, एंड यहाँ पे अगर डेटाबेस में कोई पासवर्ड वगैरह है, यूजर आईडी वगैरह है तो डाल सकते हैं, कई बार होता है। एंड ओपन कीजिए। वो आप उसके अंदर में एक ही टेबल था तो इससे डायरेक्ट आ गया, लेकिन कई सारे टेबल हुए तो यहाँ पे टेबल लिस्ट आएगा। मैं दिखाता हूँ दोबारा करके, ठीक है। मैं माई डॉक्यूमेंट पे आता हूँ, यहाँ पे मिलेंगे बहुत सारे। तो पी डेटा है, राइट। इसको मैंने ओपन हम्म, किया एंड ओपन। अब इसके अंदर इतने सारे फाइल्स हैं, दिख रहा है, हम्म, टेबल्स है। तो इसमें टेबल्स और क्यूरी दोनों आएगा, ध्यान रखिएगा, टेबल एंड क्यूरी दोनों आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेबल टेबल आए, टेबल एंड क्यूरी दोनों आए। जिसको रखना है उसको उठा के आप ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ से मैं मान लीजिए रिमूव करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे हम टेबल को उठा कर आ गया सर। हम्म। तो इस तरह से आपका डेटा एमएस एक्सेस से आ जाएगा। एमएस एक्सेस क्लियर है सर। तो एमएस की क्या क्या चीजें हो? देखिए क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको डेटा स्टोर करने के लिए दो चीज देता है, एक तो देता है एक्सेल जिसको आप जानते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेल के अंदर में लिमिटेशंस है कि आप 10 लाख रो से ज्यादा नहीं डाल सकते, और एक्सेल जो है डेटाबेस की तरह बिहेव नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेल जो है डेटाबेस की तरह नहीं बना है। तो एक मिल गया हमारा एक्सेस। एक्सेस को हम एज ए डेटाबेस और एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन की तरह यूज कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। जैसे ये देखिए नॉर्थ भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, या एसेस ट्रैकिंग दिख रहा है। ये सब एक ये एसेस ट्रैकिंग की बात करता हूँ यार, इन्वेंट्री देख लीजिए, चलिए इन्वेंट्री दिखा आपको यहाँ। तो ये अगर हम्म, यहाँ पे इसको हम क्रिएट करते हैं तो पूरी की पूरी इन्वेंट्री का जो सिस्टम है ना, वो यहाँ बन के आ गया है। देखिए यहाँ दिख रहा है इन्वेंट्री डिटेल्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको इस तरह के फॉर्म में, सॉफ्टवेयर की तरह हम्म, जब बना, ये सब बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर की तरह, आप इसको रीड कर सकते हैं, रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, एम्प्लॉई है यहाँ पे, एम्प्लॉय लिस्ट देख देख सकते हैं, सप्लायर है, ठीक है आपको यहाँ पे सपोर्ट्स, हम्म, सपोर्टिंग जैसे फिल्टर हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, ये सारा यहाँ पे डेटाबेस रख सकते हैं आप, ठीक है सर। हम्म, तो एक तरह से एक जैसे फिल डिटेल्स, फिल्टर डिटेल्स में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे एक कैटेगरी का डेटा चाहिए, चाहे मुझे इस तरह का डेटा चाहिए, तो सिलेक्ट करेंगे वो अपने ऑटोमेटिक यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरह सॉफ्टवेयर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। अभी भी जो पुराने मेडिकल शॉप है ना, पुराने मेडिकल हम्म, शॉप है, वहां पे देखिए यार, जो उनके बिलिंग का जो डेटा है वो एक्सेस में ही बना हो, जो 15 साल 20 साल पुराने हैं, अगर उन्होंने अपग्रेड हम्म, अपग्रेड नहीं किया है अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर को, तो उनका सॉफ्टवेयर एक्सेस नहीं बना। ठीक। क्योंकि अगर हम बात करें 2010 से पहले, 10 से पहले की हम बात करें, तो प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस, और प्रोग्राम बनाने के बाद हमें डेटाबेसेस के लिए एसक्यूएल सर्वर जैसे डेटाबेसेस को, माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर जैसे डेटाबेसेस को चूज करना पड़ता है। तो ये तो पर्सनल लेवल पे चलिए आप प्रायोरिटेट कर लेंगे, लेकिन एक वर्किंग लेवल पे यूज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था। तो एक ऐसे नहीं है जैसे कि कोई सुपरमार्केट टाइप का कोई एक दुकान हो गया, मॉल जिसको बोलते हैं, मॉल की तरह छोटे मीडियम साइज का कोई दुकान हो गया, आउटलेट हो गया, या फिर एक मेडिसिन शॉप हो गई। अब इन लोगों के वो, या तो उनको सॉफ्टवेयर परचेज करके ईयरली रेंट देना होता था, या फिर किसी से बनवाना होता था, तो दोनों में खर्चे ज्यादा होते थे। तो इस तरह की वो एमएस एक्सेस बेस्ड सॉफ्टवेयर उनको चीप में पड़ता था, और समझने में इंटरफेस था, और प्रोग्रामर को एमएस एक्सेस के अंदर मॉडिफिकेशन करना बड़ा आसानी था,
वो एक्सेल की तरह उसमें मॉडिफिकेशन आराम से कर सकते थे, जो कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर को पहले बना के फिर दोबारा उनके सिस्टम में दोबारा से इंस्टॉल इंस्टॉल करना पड़ता था क्या, फिर हम्म, डेटा पूरा डेटा बैकअप लेना, समझ रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि मान लीजिए कि जो सॉफ्टवेयर थे उसमें जीएसटी का सिस्टम नहीं था, जीएसटी का सिस्टम आया, तो जो सॉफ्टवेयर बनने उसमें जीएसटी का चीजें इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा, दोबारा से उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा क्या। हम्म। तो ऐसी प्रॉब्लम होती थी, तो एमएस एक्सेस उनके लिए आसान था। अभी भी अगर आपको जैसे कोई स्कूल वाला बोला कि मुझे भी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना दो, तो एक्स जैसे हम लोगों को बोलते थे हम एक्सेस से बना देते, तो स्मॉल लेवल पे उनके खर्चे ज्यादा नहीं, क्योंकि कोई प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाने का आएगा तो कम से कम 20 से 50 हजार तो चार्ज करेगा ना सर। और एक्सेस में उनको 2 3 3 4 हजार मिल जाएगा, और जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वो एडिट भी होता चला जाएगा, और प्रोग्रामर के लिए एडिट करना भी आसानी हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में एक्सेस यूज करते हैं। या फिर अब कॉर्पोरेट लेवल में क्या होता था, एक्सेस कैसे यूज होता था कि बहुत सारे ऐसे डेटा थे जो कि एक्सेल होल्ड नहीं कर पाता था। एक्सेल में 1 लाख से ऊपर डेटा रखिएगा तो दिक्कत हो जाती है। तो वो लोग ऐसे डेटा को एज ए वेयर हाउस की तरह डेटा एक्सेस में रखते थे, और एक्सेस के डेटा एक्सेल में जो जरूरत है वो इंपोर्ट करते थे, समझे। क्योंकि एक्सेस जो है 2 जीबी का डेटा कैरी कर सकता है, और 2 जीबी में बहुत सारे डेटा हो सकते हैं ना सर, हम्म। इसलिए एक्सेस यूज होता है। तो आप आपके अगर डेटा अगर किसी एक्सेस फाइल में है तो आप वहां से ले सकते हैं। अब बात आती है पीडीएफ। अब कई बार डेटा पीडीएफ में आपको मिल रहा है, ठीक है। अब पीडीएफ में आपको डेटा मिल रहा है तो एक चीज ध्यान रखिए, जैसे डीटी पीडीएफ देखिए, एक पीडीएफ में डेटा है ना, हम्म। बट इसमें प्रॉब्लम है, 125 पेज का डेटा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम होगा कि इसकी जो एक पेज की हेडिंग है तो दूसरे पेज में हेडिंग नहीं है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो जितने यहाँ पे देख क्या हुआ, सिंगल पेज चाहिए, या फिर रेन चाहिए, या फिर ऑल चाहिए। तो मान लीजिए मुझे 5 चाहिए, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। एन ओके किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको अलग अलग पेज आपको दिए, दिखा है सर, हम्म। अलग अलग पेज दिया। अब जैसे मैंने पेज नंबर 1 यहाँ पे आ गया, अब मैं पेज नंबर 2 डाला, ठीक है ना। तो पेज नंबर 2 जो डला वो रिलेट हो गया, मुझे रिलेट नहीं करना था, उसी के नीचे करना था, समझे। तो कन्वर्ट टू यूनियन कीजिए, कन्वर्ट टू यूनियन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कन्वर्ट टू यूनियन में एक छोटा सा दिक्कत हो जाएगा, क्या दिक्कत ये हो जाएगा कि इसका जो फील्ड है, दिख रहा है आपको यहाँ पे पेज 2 का जो फील्ड है टेबल+1, उसके अंदर इसका कोई फील्ड लिस्ट है ही नहीं, दिख रहा है आपको सर यहाँ, नहीं है ना, हम्म। इसे दिक्कत हो गया। तो आप पीडीएफ में ऐसा डेटा अवॉइड करें जिस डेटा के अंदर हेडिंग, हर पेज पे हेडिंग नहीं है। ये सब दोबारा बता दो, ओके सर, ठीक है। देख रहा था मुझे, बिल्कुल थोड़ा ब्रेकडाउन करके ऐसे पूरा होगा ना, इस वजह से। ये देख, दिख रहा है ये डेटा दिख रहा है। अब इसमें हाँ जी। हेडिंग है, थोड़ा उस बड़ा कर दोगे? दिख रहा है सर, यहाँ हेडिंग दिख रहा है। हाँ जी। अब इसके दूसरे पेज पे आते हैं, स्क्रॉल करके दूसरे पेज में इसका हेडिंग लगाओ। तो अभी जैसे कि एक ये तो कोई रो सीट सिस्टम तो है नहीं, टैबलू जो है हम्म इसको पेज बाय पेज रीड करेगा, ठीक है ना। तो इस पेज जैसे इस 80 जो है सेवन, इसी 70 यहाँ 71 के नीचे आएगा, ये टैबलू कैसे डिसाइड करेगा, इसलिए हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी दिक्कत। तो ऐसे डेटा को आप पीडीएफ में डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो कैसा डेटा आपको चाहिए, तो मैं दिखाता हूँ। आपको इस तरह का डेटा चाहिए,
इसमें आप देखा कि यहाँ पे आईडी है ना। अब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए दूसरे पेज पे भी आईडी है। तो अब जो है 179 के नीचे 180 आसानी से आ जाए। समझे? क्योंकि इस आईडी को लेगा और इस आईडी के साथ वो लिंक करके को मर्ज करो। बात समझे सर? हम्म, तो समझ नहीं आया, बट यार चलो वो करते नहीं, हैं क्या इसका। क्या समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम आपको तो बोले आपने बोला पहले फिर। 79 था, ठीक है, 79 से 80 पे वो कर दिया, तो ये वाली नहीं फाइल नहीं, जो है आप एक 100 मिनट से। समझिए, एक मिनट समझिए, एक मिनट समझिए। ये आपका पीडीएफ में डेटा पीडीएफ में है, राइट? पीडीएफ डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करता है, करता है। हम्म, तो जब हम्म, इसको स्कैन करेगा ना, तो पेज बाय पेज, पेज वन दिख रहा है आपका है, इस पेज का डेटा अलग रख निकाल कर रखेगा, इस पेज का डेटा अलग निकाल कर रखेगा। समझे? तो अगर आपको अलग अलग पेज डेटा लेना है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मुझे ऐसा रिपोर्ट चाहिए जो दोनों को कंबाइन करके बनाए, तो ये दोनों पेज का डेटा एक जगह पे कंबाइन कैसे होगा? कंबाइन करने के लिए आपका पहले पेज का जो हेडिंग है, वो सेम हेडिंग दूसरे पेज पे भी होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं, तब ये दोनों आपस में अच्छा, कंबाइन होगा। ठीक है। जैसे किसी ने आपको मान लीजिए कि आप जोड़ी थोड़ी है कि एक ही पेज से प्रिंट हो जाए, एक बड़ा सा मान लीजिए कि एक बड़ा सा एक आपके कस्टमर लिस्ट है आपका, ठीक है, कस्टमर लिस्ट है। अब उसने आपने बोला कि भाई कस्टमर लिस्ट भेज दो। अब उनकी पॉलिसी है कि डेटा हमेशा जो भी डेटा निकालेंगे पीडीएफ में निकालें, ताकि आप उसको चेंज ना कर सकें। अब आपको उसने कस्टमर लिस्ट उनके पास ज्यादा है, तो एक पेज में कस्टमर लिस्ट नहीं आया तो उन्हें चार पांच पेज बना के भेज दो। एक ही पीडीएफ में चार पांच पेज बना के भेज दो। बट आपको अब इस डेटा को किसी एक्सेल फाइल के अंदर या कहीं भी रखना है, तो आप चार पांच अलग अलग सीट रखेंगे। आपको एक जगह चाहिए ना, ताकि पूरे कस्टमर लिस्ट 100 कस्टमर एक जगह पे दिख जाए। हम्म। अब पता चला कि 10 कस्टमर एक सीट में है, 10 दूसरे सीट में है, 10 तीसरे सीट में है। तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, कंबाइन रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे कि टोटल कस्टमर है कितने। अगर बनाते नहीं है तो 5 सीट को हैंडल करना पड़ेगा। तो अब इन पांचों सीट को एक जगह पे कंबाइन करने के लिए पांचों सीट के अंदर अगर उसके कॉलम के आगे हेडिंग है, दैट इज गुड। अगर हेडिंग नहीं है तो कैसे रीड कर पाएगा? क्योंकि पांच अलग अलग सीट पे है ना। वो सिक्वेंसली थोड़ी रखेगा कि भाई आईडी के लाइन में नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो ये आईडी के अंदर होगा, ऐसा तो रीड नहीं करेगा ना। वो तो डेटा लेके चलेगा ना, हम्म, पोजीशन लेके थोड़ी चलेगा कहाँ पोजीशन क्या है। अब समझ में आया? समझ गए। ओके। तो ऐसे फाइल को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ उसको, हाँ, इसको भी रिमूव करता हूँ। तो एक एक रहता है ऐसे फाइल को जब हम पीडीएफ में लेते हैं, और पीडीएफ लेने के बाद यहाँ पे आते नीचे ले। अब यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर, ओपन करने में मुझे ऑल पेज चाहिए, हमने ऑल पेज कर। तो यहाँ पे डीटी को रिमूव कर देते हैं। ये पेज कहाँ से आएगा? 104 105। एक मिनट देखिए, पहले से जो है उसको रीड कर लिया उसने। मैं दोबारा से करता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे सॉल्व किया जा सकता है पर कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम पीडीएफ लिया, फ्रॉम पीडीएफ में हमने डेटा को सिलेक्ट किया एंड देन बस ऑल करके ये कर दिया। ओ, वो ब्लैंक्स को भी रीड कर रहा है, जो ब्लैंक पेज था ना यहाँ पे, हम्म, ये जो ब्लैंक है इसको भी रीड कर लिया उसने। कोई बात नहीं। ये देखिए टेबल, यहाँ पे क्या है, पेज वन टेबल वन, पेज वन टेबल टू, पेज थ्री टेबल थ्री, ठीक है, ऐसे ऐसे होंगे, यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे टेबल वन को रखता हूँ तो आप देखेंगे कि ये आपका डेटा जैसा पीडीएफ में था अलग अलग शीट पे आ गया, आ गया। समझ लेकिन पीडीएफ यहाँ पे अलग अलग डेटा इसे लेंगे। बट डेटा इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि डेटा सही फॉर्मेट में नहीं आया। अब उसी फॉर्मेट में डेटा दिख रहा है सर। गए। हम्म? यहाँ पे एबीसीडी डेट ले लिया,
क्या ले लिया, डेट, आईडी ले लिया, F1 को ले लिया इसने, फिर ऑर्डर्स में लिया है, ऑर्डर्स में यहाँ वैल्यू डाल दिया, ठीक है। आप यहाँ पे F1 F2 मतलब को सही से रीड नहीं कर पाया। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर पीडीएफ से आपको डेटा लेना हो तो आप टैबलू में डायरेक्ट ना ले, उसको अवॉइड करें, ठीक है। ऐसे केस में आप जो है पीडीएफ से डेटा एक्सेल में लें, क्योंकि एक्सेल में थोड़ा सा आसानी होता है। जैसे यहां हम फ्रॉम पीडीएफ पे क्लिक किए एक्सेल फाइल के अंदर, और यहाँ डी ड्राइव के अंदर डेटा डॉट पीडीएफ को सिलेक्ट किया एंड इंपोर्ट किया, ठीक है। तो इंपोर्ट करते ही यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर दोनों के अंदर में जो भी पेजेस है सब पेज पे अगर हेडिंग हो, जैसे पेज 1 दिखा, यहाँ देखिए हेडिंग है, इसने इसको रिकग्नाइज बड़े अच्छे तरीके से कर लिया सर। पेज 2 है, इसने भी यहाँ पे रिकग्नाइज बड़े अच्छे तरीके से कर। और यहाँ देखिए टेबल 1 जो कि पेज 1 एंड 2 को कंबाइन करके दे दिया, ठीक है सर। इसने इन दोनों पेज का डेटा एक जगह पे मर्ज कर दिया, एक के नीचे एक, राइट राइट। अब अगर मान लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई अगर सही फॉर्मेट में नहीं हुआ, तो मैं ट्रांसपोज पे जाके उसको सही फॉर्मेट कर सकता हूँ, पावर क्यूरी में जा सकता हूँ। एक्सेल के अंदर में एक्सटर्नल डेटा कनेक्टिविटी में पावर क्यूरी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, तो हम पावर क्यूरी में जाके भी अपने डेटा को सही कर सकते हैं। अब इस डेटा को हम क्यूरी में, पावर बीआई में, इसमें टैबलो में लेके चले आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, बेसिकली होता है क्या है, जब पीडीएफ रीड होता है ना, तो एक पोजीशन के हिसाब से देगा, जैसे ये बॉर्डर से बहुत टच में है, तो इसको क्या करेगा, अलग अलग कर देगा। यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है तो इसको एक नया कॉलम में डाल देगा, ब्लैंक कॉलम कर देगा। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अब जैसे कि डेसिमल्स हैं, कई बार जैसे यहाँ पे टोटल सेल्स वैल्यू है, तो टोटल सेल्स को रीड करेगा एक फील्ड, वैल्यू को रीड करेगा अगला फील्ड। जैसे आपने देखा था ऑर्डर्स और ऑर्डर वैल्यू दोनों अलग अलग है, देखिए यहाँ, अगर मैं इसको यहाँ डाला तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ऑर्डर अलग है, यहाँ पे वैल्यू आ गया सर, ऑर्डर ऊपर आ गया। तो ऑर्डर और वैल्यू को इसने अलग अलग रीड किया है, ऑर्डर को इसने टेबल ले लिया और वैल्यू को टेबल लिया ही नहीं, बात समझे। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं हर किसी को बोलता हूं कि पीडीएफ से डेटा डायरेक्ट टैबलू में ना लें, पीडीएफ से डेटा ले जाए कहां पे, एक्सेल में, ठीक है ना। और एक्सेल में जाके आपके पास एक्सेल के अंदर में पावर क्यूरी का ऑप्शन होता है, जहां पे अपने डेटा को बहुत सही फॉर्मेट्स में डाल के कैलकुलेशन सब कुछ कर सकते हैं, अगर दिक्कत हुआ और फिर उसको जो है हम टैबलू में ले आएंगे। तो मेरा पीडीएफ से एक्सेल लिंक होगा, एक्सेल से मेरा टैबलू लिंक होगा। और पीडीएफ में किसी तरह का चेंज होना पॉसिबल है ही नहीं, तो लिंक हो चाहे कॉपी पेस्ट हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे और भी बहुत तरह की सेपरेट फाइल्स है जिसका यूज कर सकता हूँ। बहुत सारे फाइल्स तो मेरे पास नहीं हो सकते ना, आप जुपिटर का फाइल थोड़ी होगा, हाइपर का फाइल थोड़ी होगा मेरे पास, ठीक है ना। बट जो फाइल रेगुलर होती है, जैसे कि नोटपैड की फाइल, जेसन फाइल, जैसे कि आपका एक्सेल फाइल, एक्सएलएस फाइल, जो होती है, वो सारे फाइलों का डेटा हम यहाँ ला सकते हैं, ओके। तो मैं आपको जो है एक्सेल फाइल तो आपके पास होगा ही जो मैंने भेजा था, मैं कुछ नोटपैड की फाइल और पीडीएफ की फाइल और जेसन की फाइल आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, ठीक है। आप उसको डाउनलोड करके खुद